हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से पुनः आपके सेवा में मैं हाजिर हूं और आगामी जो आपका जनवरी में जैसा कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है आयोग के द्वारा, और जनवरी में जो आपका यूपी टेट कराया जाने वाला है उसी के अकॉर्डिंग आज की वीडियो को सेट कर रहा हूँ। और आज की वीडियो के माध्यम से आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी के जितने भी मुख्य टॉपिक हैं सिलेबस के आधार पर हम प्रश्नों को कवर करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण आज की वीडियो होगी, पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखने का प्रयास करिएगा। और यहाँ पे सर्वप्रथम आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखेंगे कि तालव्य व्यंजन है। याद रखेंगे तालव्य व्यंजन कौन सा है, यही आपको बताना है। दोस्तों आप देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिएगा ये आपके मुख्य रूप से मैंने व्यंजन लिखा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पे पहले भी बता चुका हूँ लेकिन आज ध्यान रखिएगा, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 25। कौन कौन होते हैं तो याद रखेंगे, क से लेकर और म तक के जो व्यंजन होते हैं इन्हें स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ से ये देखिएगा, यहाँ पे क है, क से लेकर और यहाँ तक म तक के जो व्यंजन होते हैं इनको हम लोग स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इसको ऐसे ना देखे, कहीं कहीं पे ऐसे दे देता है कि आपका क वर्ग, यहाँ पे देखिएगा आपका क वर्ग से लेकर आपका प वर्ग तक के जो व्यंजन होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो है ना पूरा आपसे कह देता है क वर्ग के कौन सा वर्ण है, तो आप क्या बताइएगा। एक क वर्ग में आपका क होगा, ख होगा, ग होगा, घ होगा, अंग होगा। आपके च वर्ग का ये समूह है जो च, छ, ज, झ, इया होगा। इसके बाद आप थर्ड नंबर पर देखेंगे ट वर्ग के ये सभी सदस्य हैं। आपका ट, ठ, ड, ढ, ड़ होगा। ये त वर्ग का सदस्य है दोस्तों, और ये क्या है, प वर्ग का सदस्य है। यहाँ पर देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यही पूछता है जो ये पांचों देख रहे हैं ना, पांचों का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ होता है। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। जो क वर्ग के व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। यहाँ पर देखेंगे च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो तालु होता है। क्या होता है दोस्तों, तो तालु होता है। और ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है, तो मूर्धा होता है। क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा मूर्धा होता है। और इसके बाद आगे चलेंगे, जो आपका त वर्ग होता है ना, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो त वर्ग का उच्चारण स्थान आपका दंत होता है। आगे देखिएगा जो प वर्ग होता है, प वर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या होता है, तो प वर्ग का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ होता है। इस तरह आप लोग देखेंगे, जैसे आपसे पूछ देगा ख का उच्चारण स्थान क्या है, आप बोलेंगे ख क्या है, तो पूरा क, ख, ग, घ, अंग एक कंठ से इसका उच्चारण होता है। च क्या है, तो च वर्ग का सारा जितने सदस्य होते हैं, चरखा, छाता, जहाज, झरना, या इनका कहाँ से उच्चारण होता है, तालु से होता है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो दोस्तों मूर्धा है। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। इसको आप प्रैक्टिकली इसको कैसे सीखेंगे, अगर आपसे पूछे कि इस चीज़ों को आप कैसे सीख पाएंगे, तो इस सब चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखना होगा। जैसे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या, त। यहाँ पे देखेंगे मैंने क्या लिखा प्यारे, त लिखा। अब त का उच्चारण स्थान आप करिएगा तो जो आपकी जिह्वा है ना, जो आपकी जिह्वा है ना, वो दांत पर लगेगी। त, आपका थ, आपका द, आपका ध, आपका न, ये सभी उच्चारण करने में जो आपकी जिह्वा है वह दंत पर रगड़ करेगी, या दंत पर लगाने से इसका उच्चारण हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दंत बोलेंगे। उसी तरह आगे ले चलते हैं आपको, जैसे आपका प हो गया, प का उच्चारण स्थान करने पर आपके दोनों ओष्ठ सटते हैं। बिना ओठ के प्रयोग के आप प वर्ग का कोई भी सदस्य को नहीं आप बोल पाएंगे, उच्चारण कर पाएंगे, चाहे आपका प हो, चाहे आपका फ हो, चाहे आपका ब हो, चाहे भ हो, चाहे म हो। तो इस तरह आप लोग देखेंगे, क का उच्चारण स्थान कंठ, च का उच्चारण स्थान तालु, ट का उच्चारण स्थान मूर्धा, और त का उच्चारण स्थान दंत, और प का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, अब हम यहाँ पे सर्वप्रथम पहला प्रश्न देखेंगे, तालव्य व्यंजन कौन सा है, या जिसका किसका उच्चारण जो होता है ना वह तालु से होता है। याद रखेंगे, किसका उच्चारण जो होता है ना, यही बताना है, किसका उच्चारण जो होता है ना दोस्तों, वो तालु से होता है, यही बताना है। यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको बता दूं ना, यहाँ पे आपका क वर्ग का कंठ होता था, च वर्ग का तालु होता था, च वर्ग का तालु होता था। आपका च हो गया, छ हो गया, ज हो गया और झ हो गया। ये क्या है दोस्तों, तो ये तालु व्यंजन है या तालव्य व्यंजन है। इनका उच्चारण तालु से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, दंत नहीं है यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे, इसका मतलब तीन जो होंगे ना वह दंत होंगे, तीन जो वर्ण होंगे वह दंत होंगे, और एक जो होगा ना वह दंत नहीं होगा, और जो नहीं होगा वही क्या होगा, सही होगा। अब देखेंगे यहाँ पे आपका त, ये भी क्या है दोस्तों, दंत है। आपका न, ये भी क्या है, दंत है। आपका ध, ये भी क्या है दोस्तों, दंत है। याद रखिएगा,
ये सभी आपके क्या हैं, तो दंत हैं। लेकिन आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपका जो ट है ना, क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा जो आपका ट है ना, ये क्या है दोस्तों, तो आपको तुरंत बताना होगा कि जो ये आपका ट है, या जैसे क आपका कंठ से होता था, च आपका तालु से होता था, और ट आपका उच्चारण स्थान कहाँ होता है दोस्तों, तो मूर्धा होता है। इसलिए यही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आप लोग देख ही रहे हैं कि यही चीज़ आपके लिए होता है दोस्तों, और ऐसे इनका हम प्रयोग करते हैं। और आपसे मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, आपसे बहुत पूछता है कि अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं, या अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन होते हैं, तो आपका य हो गया, आपका र हो गया, आपका ल हो गया, और आपका व हो गया। य, र, ल और व, ये सभी आपके अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। आपको ऑप्शन में दे देगा एक और कहेगा निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है, और वही छाट कर आपसे पूछ देगा। यहाँ पे देखेंगे आपसे पूछेगा उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण करने में मुख से गर्म हवा निकलती है, इसको हम लोग उष्म व्यंजन बोलते हैं, या उष्मी संघर्षी व्यंजन का नाम देते हैं, उष्म संघर्षी व्यंजन का नाम दे देते हैं। ये बात को आप लोग याद रखिएगा। इनकी संख्या प्यारे होती है 4, और याद रखेंगे तीनों स याद रखेंगे, बड़ा स, पेट फरुआ स, और यहाँ पे जो छोटा स और हरना वाला ह या हाथी वाला ह, यही क्या होता है दोस्तों, ये आपका उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन का नाम देते हैं। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे बात करेंगे आप लोग संयुक्त व्यंजन की। क्या बात है दोस्तों, याद रखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन कहे जाते हैं जो दो वर्णों के मेल से बोले जाते हैं, याद रखेंगे। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या वर्णमाला में कितनी होती है, तो 4 होती है। आपका उष्मी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। आपके अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। ये चीजें आपको याद रखना होगा। आपका छत्री हो गया, आपका त्र हो गया, आपका आज्ञा हो गया, और आपका स्र हो गया, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे मैं यहाँ पे बता दूं, पूछता है आगत व्यंजन कितने होते हैं। आगत व्यंजनों की संख्या होती है 2। आपका ज हो गया और आपका फ हो गया, इनको हम क्या बोलते हैं प्यारे, तो इसको हम लोग बोलते हैं आगत व्यंजन। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहीं पे मैं आपको बता दूं, पूछता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन किसे बोलते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या होती है 2। ये वाला डलिया वाला ड और ढक्कन वाला ढ, ये दोनों क्या है दोस्तों, तो ये दोनों आपके उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक दो चीज़ और बता दूं दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा पूछता है, कि आपसे पूछता है कि पंचमा अक्षर याद रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसको बोलते हैं दोस्तों पंचमा अक्षर। याद रखेंगे पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर किसे बोलते हैं, तो याद रखेंगे हर वर्ग का 5वां वर्ग जो होता है ना, इससे पंचमा अक्षर, या इसको हम नासिक व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। कौन कौन से होते हैं, तो आपका क वर्ग का 5वां वर्ग अंगा हो गया, आपका च वर्ग का 5वां या हो गया, आपका ट वर्ग का 5वां अड़ा हो गया, आपका त वर्ग का 5वां न हो गया, आपका प वर्ग का 5वां क्या हो गया, म हो गया। याद रखेंगे आपका अंगा, आपका यहाँ पे दोस्तों आपका इया, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपका अड़ा, और यहाँ पे प्यारे आपका न, और यहाँ पे क्या है प्यारे आपका म। यही पंचमा अक्षर कहलाते हैं। और आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ये जो ढ और ढ है, इसको क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। ज और फ को आगत व्यंजन बोलते हैं। और यहीं पे मैं आपको और भी चीज़ें बता दूं दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा पूछता है आपसे। एक होता है आपका लुंठित, एक होता है आपका लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, और एक होता है प्यारे आपका पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं। आप दोनों को चीज़ों को याद रखेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ आपके परीक्षा एग्जाम में बनते हैं, तो आप इसको कवर करते रहे। मैं इसको बहुत बार बता चुका हूँ, और आपको जब भी पढ़ाता हूँ तो ऐसे में डीपली पढ़ाता हूँ। डीपली पढ़ाने से ये होता है ना कि चीज़ें आपकी कन्फर्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर लुंठित व्यंजन किसे बोलते हैं, तो लुंठित व्यंजन पूछे तो आप तुरंत बताइएगा, जो रस्सी वाला र होता है ना, इसको लुंठित व्यंजन बोलते हैं। और याद रखिएगा आपका जो आपका लड्डू वाला ल होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। इसको आप याद रखेंगे, लुंठित व्यंजन र को और पार्श्विक व्यंजन आपका ल को बोलते हैं। ये चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बार तो आपसे पूछा है कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। आपको ये बता दूं दोस्तों, मूल व्यंजन की संख्या पूछे तो आप लोग क्या बताइएगा, मूल व्यंजनों की संख्या होती है आपकी 33। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन कितने हैं, तो आपकी 33 है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको आप ध्यान भी रखिएगा। अगर आपसे पूछे टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, या आपके वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, और वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 52। याद है, अब 52 को ही ध्यान रखिएगा। लेकिन एक व्यंजन और अब मान्यता
मिली है। जो व्यंजन इस प्रकार है, याद रखेंगे इस प्रकार है, लेकिन अभी इसको पूर्ण रूप से मान्यता नहीं दी गई है वर्णमाला आयोग द्वारा। लेकिन आप लोग याद भी रखिएगा, अगर 53 आए तभी भी आप लोगों का विवादित प्रश्न हो सकता है, तो 53 को ध्यान रखेंगे। वैसे तो पहले होती थी 52, लेकिन अब एक और वर्णों की संख्या बढ़ चुकी है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग कवर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछ रहा है ना कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपकी 52 है। ये मूल रूप से आप इसको ध्यान नहीं रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे व्यंजन कितने हैं और आपसे पूछे कि स्वर कितने हैं, तो स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों, 11 है। और व्यंजनों की संख्या आपको कितनी है, तो 41 है। ये भी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। स्पर्शी व्यंजन की संख्या पूछे, आप तुरंत बताइएगा 25 है। आपसे ऊष्मी व्यंजन की संख्या पूछे 4 है। अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या पूछे 4 है। आपका संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछे 4 है। आगत व्यंजन की संख्या पूछे 2 है। उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या पूछे 2 है। लुंठित व्यंजन की संख्या पूछे 1 है। पार्श्विक व्यंजन की संख्या पूछे 1 है। ऐसे आप लोग याद रखेंगे। पंचमा अक्षर नासिक व्यंजन की संख्या पूछे क्या है दोस्तों, 5 है। सबको आप कवर करेंगे। एक वर्ग में कितने वर्ण हैं, आपसे भी पूछे क वर्ग में कितने वर्ण हैं, तो आपके 5 हैं। च वर्ग में कितने हैं, 5 है। ट वर्ग में कितने हैं, 5 है। त वर्ग में कितने हैं, 5 है। प वर्ग में कितने हैं, 5 है। सबको आप कवर करते रहेंगे दोस्तों। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ना करिए, लेकिन वीडियो को आप लाइक करिएगा, क्योंकि एक वीडियो आपके सामने पेश करने में बहुत समय लगता है दोस्तों। और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए मैं लाता हूँ, और एक वीडियो से अगर आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे काफ़ी मोटिवेशनल की प्राप्ति होती है, और आपको ऐसे ही अकॉर्डिंग जो परीक्षा को बीट कराए, क्रैक कराए, वैसी वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हिंदी शब्दकोश में छतरी का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, आपको बता दिया ना दोस्तों, याद रखेंगे। आपसे सबसे पहले मैं बता दूं, हिंदी वर्णमाला में जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आपका छतरी हो गया, आपका त्र हो गया, आपका आज्ञा हो गया, और आपका स्र हो गया। ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके संयुक्त व्यंजन हैं। आपको बता दूं इसका निर्माण किससे हुआ है, आप तुरंत बताइएगा। इसका जो निर्माण होता है वो आधा क और यहाँ पे देखिएगा पूरा स से होता है। यही कहा है कि हिंदी शब्दकोश में छतरी के क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो क वर्ण के बाद आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें त्र की, तो याद रखेंगे आधा त और रस्सी वाला रस से इसका निर्माण हुआ है। आज्ञा की तो आधा ज और पूरा इया से इसका निर्माण हुआ है। और स्र की तो बड़ा वाला आधा स और रस्सी वाला रस इसका निर्माण हुआ है। इसको आप लोग याद रखते रहेंगे, क्योंकि इसको यूपी टेट में कई बार पूछा है, और एक हर भी कंपटीशन में पूछ सकता है। इसको आपको याद रखना है कि संयुक्त वर्ण का किसका निर्माण किससे हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है इस चीज़ों को, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है आपकी पूरी 4। इसको भी आप लोग कवर करते रहिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं दोस्तों। आपको मैं बताया ही दिया कि जो आपके, मैं पुनः एक बार आपको एक बात बता दूं, यही जो होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। और ये आपके ऊष्मी व्यंजन होते हैं, 4 होती है। अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, 4 होती है। और ये दोस्तों इसका उच्चारण ओष्ठ से होता है। ये तवर का उच्चारण स्थान आपका दंत से होता है। टवर का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा से होता है। चवर का उच्चारण स्थान तालु से होता है। कवर का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे कौन सी ध्वनियाँ अल्प प्राण है, यही आपको बताना है। अगर आपसे कहीं पूछे कि अल्प प्राण कौन है, तो आप क्या बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको अल्प प्राण और महाप्राण बताने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आ जा रहे हैं। और याद रखेंगे जो प्रत्येक वर्ण का, याद रखेंगे जो वर्ग आपके सामने लिखा है ना, क ख ग घ अंग, इसको मैं स्लाइड के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, तो आप लोग याद रखेंगे। एक चीज होता है दोस्तों अल्प प्राण, क्या होता है अल्प प्राण, और एक चीज होता है दोस्तों महाप्राण, क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक चीज होता है महाप्राण। दोनों चीज़ों को मैं अलग अलग से दर्शा दूं, और एक देखने के बाद आपको अलग से कहीं भी देखने की चीज़ों को जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखेंगे अल्प प्राण को मैं एक चीज़ दिखा रहा हूं दोस्तों। अल्प प्राण का सूत्र होता है 1, 3 और 5, और महाप्राण का सूत्र होता है जो बच रहा है 1 के बाद 2 बच रहा है, और 3 के बाद आपका 4 बच रहा है। अब चलिए आगे चलते हैं। अल्प प्राण में और होता है जिसका नाम होता है अंत्यस्थ व्यंजन या अंत्यस्थ व्यंजन। और याद रखेंगे महाप्राण में होता है ऊष्म व्यंजन। क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे ऊष्म व्यंजन। अगर इस चीज़ों को आप लोग बहुत तरीका से देखेंगे, आपको समझ में आएगा। मैं पूरी गारंटी देता हूं कि चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आएगी, केवल आप मन से चीज़ों को देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सर्वप्रथम मैं 1 लिखूंगा, यहाँ पे 2 नंबर का व्यंजन लिखूंगा, यहाँ पे 3 नंबर का, और यहाँ पे 4 नंबर का, और यहाँ पे प्यारे 5 नंबर का। अब देखिएगा, अभी आपको सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। सूत्र आपको यही याद करना है, अल्प प्राण का सूत्र होता है 135 और महाप्राण का सूत्र होता है
24। क्या होता है दोस्तों? 24 याद रखेंगे। महाप्राण का जो होता है ना 24, इसको कैसे आप लोग याद रखिएगा, मैं एक बात बता दूं। महाप्राण, प्राण क्या होता है दोस्तों? आप लोग देखते हैं ना कि हर व्यक्ति के अंदर प्राण होता है, याद रखिएगा। तो व्यक्ति के अंदर जब प्राण होता है तो व्यक्ति जिंदा होता है। आप ट्रिक के माध्यम से पढ़िए, 24 घंटा व्यक्ति के अंदर प्राण होता है, याद रखेंगे। 24 घंटा व्यक्ति के अंदर क्या होता है? प्राण होता है। इस तरह आप लोग याद रखेंगे। महाप्राण का सूत्र क्या है दोस्तों? तो 24 है। क्या दोस्तों? 24 है। और अल्प प्राण का सूत्र है 1 3 5। मतलब 1 3 5 करिएगा, चाहे 3 5 करिएगा, तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर प्राण नहीं है, आप मर गए हैं। 3 5 का मतलब मरा हुआ व्यक्ति आपको साबित कर दिया जाएगा, याद रखिएगा। तो महाप्राण जेकरे अंदर 24 घंटा प्राण रहेगा ना, उसको महाप्राण बोलिएगा। और जो 3 5 करेगा, जो व्यक्ति 3 5 में लीन रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्प प्राण। तो अल्प प्राण 1 3 5 होता है और महाप्राण 2 और 4 होता है। अब देखिएगा, मैं बता रहा हूं, अगर आपसे पूछे कि अल्प प्राण कौन है, तो जो आपका 1 नंबर का वर्ण है वह अल्प प्राण है, याद रखेंगे। कौन कौन? याद रखेंगे, आपका इसमें क अल्प प्राण है। 3 नंबर का जो है आप लोग देखिएगा गौ, ये अल्प प्राण है। और यहाँ पे देखिएगा अंगा, ये भी क्या है प्यारे? अल्प प्राण है। सेकेंड नंबर पर देखेंगे आपका च क्या है? अल्प प्राण है। आपका ज क्या है? अल्प प्राण है। आपका यहाँ पूछे तो आप क्या कहिएगा? ये भी अल्प प्राण है। यहाँ पर देखेंगे अगला थर्ड वाले रो में चलेंगे, यहाँ पर ट आपका अल्प प्राण है। आपका ए जो आपका ड है डलिया वाला, ये भी अल्प प्राण है। आपका अड़ है, ये भी क्या है दोस्तों? ये भी आपका अल्प प्राण है। आगे चलिएगा प्यारे, यहाँ पर देखिएगा तो क्या है? अल्प प्राण है। आपका दो क्या है? अल्प प्राण है। और यहाँ पे पांचवा वर्ड नौ भी क्या है? अल्प प्राण होगा। अब देखेंगे यहाँ पे जब प वर्ग में जाइएगा, आपका प क्या है? अल्प प्राण है। आपका ब क्या है? अल्प प्राण है। और आपका म क्या है दोस्तों? अल्प प्राण है। इस तरह आप लोग याद रखिएगा, ये सभी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और इसके बाद आपका अल्प प्राण क्या होता है? तो अल्प प्राण जो और होता है ना, आप लोग इसको याद रखेंगे। आपका अंत्यस्थ व्यंजन जिनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। आपका य भी अल्प प्राण है। आपका र भी अल्प प्राण है। आपका ल भी अल्प प्राण है। और आपका वो भी अल्प प्राण है। इससे अलग कोई अल्प प्राण नहीं आने वाला है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो मैंने क्या बताया दोस्तों? आप लोगों को बताया अल्प प्राण में जो वर्ण होते हैं वह उसका 1 नंबर का वर्ण, 3 नंबर का वर्ण और प्यारे 5 नंबर का वर्ण, ये क्या होता है? तो अल्प प्राण होता है। इस बातों को याद रखिएगा। और मैं यहाँ पे एक नई चीज आपको बता दूं दोस्तों, अभी मैंने बताया था जो पंचमा अक्षर होता है ना, वो अंगा, या, अड़ और नौ और म होते हैं, ये भी क्या होते हैं? सब अल्प प्राण होते हैं। तो आप यहाँ पे अंत्यस्थ के साथ साथ अगर आप लोगों से एक ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए बोल दूं, तो जो पंचमा अक्षर होता है या जो नासिक व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? नासिक व्यंजन होते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनका जो उच्चारण करते हैं तो नाक से हवा निकलती है, इसलिए हम इसको नासिक व्यंजन बोलते हैं। तो मतलब अंत्यस्थ व्यंजन, आपका नासिक व्यंजन, और पहला और तीसरा, और चाहे पहला तीसरा पांचवा जो भी कुछ कहना है आपके सामने है, ये सभी क्या होते हैं? तो ये अल्प प्राण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम महाप्राण की बात बोलेंगे दोस्तों। महाप्राण में आप देखिएगा प्रत्येक वर्ग का देख लीजिए, क वर्ग में आपका ख और इसके बाद आपका घ, ये क्या है? महाप्राण होगा। आपका जो च वर्ग में जाइएगा तो आपका देखिएगा आपका छ और यहाँ पे आपका झरना वाला झ, ये क्या होगा? तो महाप्राण होगा। आपका यहाँ पे ट वर्ग में जाइएगा तो आपका ठ और यहाँ पे आपका डलिया वाला ड, ये क्या होगा? तो महाप्राण होगा। इसके बाद त वर्ग में जाइएगा तो आपका थ और आपका ध, ये क्या होगा? महाप्राण होगा। और इसके बाद नीचे आइएगा दोस्तों, आपका फ और आपका भ, ये भी क्या होगा? महाप्राण होगा। इसके साथ साथ आपका उष्म व्यंजन होता है, आपका स हो गया, आपका ए वाला स हो गया, ए वाला स हो गया और आपका ए वाला ह हो गया। ये सभी क्या हैं? तो ये आपके महाप्राण हैं। तो इधर आप लोग देख रहे हैं अल्प प्राण, यहाँ देख रहे हैं प्यारे आप लोग महाप्राण। अब हम आशा करते हैं कि आप चीज़ों को बिल्कुल एक नई नई तरीकों से सीख रहे होंगे। अल्प प्राण और महाप्राण में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसी चीज़ पे आपसे एक चीज़ मांगूंगा दोस्तों, आप लाइक तो बनता है, लाइक तो बिल्कुल कर दीजिए। लाइक में आप लोग खुदाई मत बरसिए। और याद रखेंगे आप लोग लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अपने जो भी ग्रुप में लोग तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल जमीनी लेवल से मैं बताऊंगा, जो भी बताऊंगा आपको बिल्कुल चीज़ें समझ में आएगी।
अब देखिएगा यहाँ पे देख रहा हूँ कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, और अल्प प्राण ही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे आप, चीज़ों को देखिएगा, आपको मिलेगा यहाँ पे एक ख है ना, एक ख है ना। अब देखिए ना, ख कितने नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पर आ रहा है, मतलब कि 2 नंबर पर आने वाला महाप्राण होगा। ये क्या होगा दोस्तों, ये आपका महाप्राण होगा। हमसे पूछा अल्प प्राण, यहाँ पे देखेंगे एक क वर्ग में ही घ आता है, आपको पता है क ख ग घ, घ कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है। 2 नंबर और 4 नंबर क्या है दोस्तों, तो महाप्राण होगा। या आप रखेंगे जो ये झरना वाला झ है ना, याद रखेंगे यहाँ पर देखेंगे जो झरना वाला झ है ना, यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर पर आ रहा है। कितने नंबर पर दोस्तों, 4 नंबर पे। तो ये भी आपका यहाँ पे इस 4 नंबर पर है, ये भी क्या होगा, महाप्राण होगा। और याद रखेंगे जो ज होता है ना, याद रखेंगे ज को देखिए ना, ये ज 1 नंबर पर ही तो आता है, यहाँ पे देखेंगे 1 नंबर पर ही आता है। तो आप लोग इसको देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया कि यहाँ पे देखेंगे जो आप सॉरी ज है ना, ज 3 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर दोस्तों, याद रखेंगे 3 नंबर पर। यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को मैंने बता दिया ना, ये देखिए ज और ज किस में मैंने लिखा है, तो ज को मैंने अल्प प्राण में लिखा है। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, मुझसे थोड़ा सा गलती हुई। और याद रखेंगे ज क्या होगा, आपका अल्प प्राण होगा। याद रखेंगे ज ही आपका क्या होगा, तो ज आपका अल्प प्राण होगा। और यही पूछा है कि अल्प प्राण कौन सा है, तो अल्प प्राण आपका ज है, और शेष क्या है, तो महाप्राण है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से सघोष वर्ण कौन सा है, यही बताना है दोस्तों आपका, सघोष और अघोष। याद रखिएगा, जब भी आपसे कहीं भी पूछे कि कौन आपके सघोष होते हैं और कौन आपके अघोष होते हैं, तो आप क्या बताइएगा। यहाँ पे मैं सर्वप्रथम यहाँ पे लिख रहा हूँ अघोष के बारे में, अघोष के बारे में, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सघोष के बारे में, सघोष के बारे में। अब मैं दूर क्यों लिखूं, इसको भी यहीं पे कर ले रहा हूं, अघोष और इधर हुआ सघोष। इसका सूत्र क्या होता है आपको बता दूं, अघोष का सूत्र होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होते हैं ना, जो पहला वर्ण और दूसरा वर्ण प्रत्येक वर्ग का होता है उसको हम लोग अघोष बोलते हैं। और जो आपका, अब देखिए पहला दूसरा तो हो गया, अब क्या बच रहा है आपका 3 नंबर, आपका 4 नंबर और 5 नंबर, इनको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सघोष। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं सघोष। याद रखेंगे, और याद रखेंगे सभी स्वर, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, सभी स्वर, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11, मतलब सभी 11 स्वर। और इसके बाद आपका क्या होता है, आपका याद रखेंगे, आपका य हो गया, आपका र हो गया, आपका ल हो गया, और आपका व हो गया, और आपका ह हो गया। ये क्या होते हैं, तो ये आपके सघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे, तो ये आपके सघोष कहलाते हैं। और आपको मैं यहाँ पे और भी चीज़ें बता दे रहा हूँ, आपका अघोष किसे बोलिएगा, आपका ये वाला स, ये वाला स और ये वाला स आपका क्या होगा, तो ये आपके अघोष कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे प्यारे, अघोष कहे जाएंगे। अब देखिएगा, आपसे पूछे कि क क्या है, क देखिएगा 1 नंबर का वर्ण है, ये अघोष होगा। ख भी अघोष होगा, च अघोष होगा, छ क्या होगा, अघोष होगा। ट ठ त थ प फ सब क्या है दोस्तों, अघोष है। इसके बाद आपका ग हो गया, घ हो गया, अंग हो गया, च आपका झरना, इया, ट ढ डलिया, द ध न ब भ म, ये सब क्या है, तो सबका सब क्या है, आपका सघोष है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग बिल्कुल से बिल्कुल तरीका से कवर करते रहिएगा। यहाँ पे मैंने अलग से वहाँ पे बता ही दिया, ये क्या है दोस्तों, तो ये आपके सघोष हैं। और इसके बाद आपका नीचे जो ये है क्या है दोस्तों, ये आपका अघोष है। अब चलिए प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सघोष वर्ण कौन सा है। अब सघोष पूछा है ना, तो याद रखेंगे ज आपका क्या है, देखेंगे यहाँ पे ज क्या है, ज आपका सघोष है। बिल्कुल पहला ही प्रश्न मिल गया कि ज आपका क्या है दोस्तों, तो ज आपका सघोष है। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे क की बात पूछे तो क 1 नंबर पर आता है, तो ये आपका अघोष होगा। ठीक, च भी अपने वर्ग में 1 नंबर पर आता है, तो ये भी क्या होगा, अघोष होगा। आपका ट भी अपने वर्ग में 1 नंबर पर आता है, तो ये भी क्या होगा, अघोष होगा। देखिए आपको दिखा रहे हैं, देखेंगे ना, यहाँ पे क भी आपका अघोष होगा, च भी अघोष होगा, आपका ट भी अघोष होगा, आपका त भी, प भी, ऐसे आप लोगों को मैंने बता दिया। जब आप इस चीज़ों को कवर करते रहेंगे ना, तो आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे नई चीज़ आपको बताओ, सभी स्वर कौन कौन से होते हैं आपको पता होने चाहिए ना। स्वरों की संख्या 11 होती है, हरस स्वर की संख्या 4 होती है। हरस स्वर को ही मूल स्वर का नाम देते हैं। मूल स्वर जो आपके अ हो गया,
छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, और आपका ऋषि वाला री हो गया। इनकी संख्या 4 होती है। इसे मूल स्वर या इसी को प्यारे क्या बोलते हैं, तो हर्ष स्वर का नाम दे देते हैं। आपसे पूछे दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन होते हैं? दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। कौन कौन से होते हैं? आपका आ हो गया, आपका बड़ी ई हो गया, आपका बड़ा ऊ हो गया, आपका ए हो गया, आपका एक ए वाला एनक वाला ए हो गया, आपका ओ हो गया, आपका औ हो गया। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपका 11 हो जाएगा। इसको आप ध्यान रख रहेंगे। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आपका हर्ष स्वर, आपका दीर्घ स्वर, और एक होता है आपका पुलुप्त स्वर। पुलुप्त स्वर वे स्वर कहे जाते हैं जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से उच्चारण की अपेक्षा 3 गुना समय लगे। कितना? तो 3 गुना समय लगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हर्ष स्वर, पुलुप्त स्वर बोलेंगे। इसको आप लोग ध्यान रखते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है, तो दीर्घ स्वर नहीं है मतलब वो कौन सा स्वर होगा? या तो वो होगा आपका पुलुप्त स्वर, और या तो होगा आपका मूल या हर्ष स्वर, मूल या हर्ष स्वर। तो यही है। आप देखिएगा कहीं पुलुप्त स्वर है तो पुलुप्त स्वर है नहीं, तो मतलब मूल स्वर देखना है तो आपका ये छोटी छोटी जो है ना, इसी को हर्ष स्वर या मूल स्वर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ये सभी आपका बड़ी हो गया, एनक वाला ए सभी क्या है दोस्तों? तो सभी आपके दीर्घ स्वर हैं। क्या है दोस्तों? याद रखेंगे सभी आपका दीर्घ स्वर है। इसको आप लोग ध्यान रखते रहिएगा। चलिए आगे आप लोग देख ही लेंगे। यही आपके पूरे स्वर होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको चीज़ों को बता दूं। यहाँ पे मैंने जो आप लोग देखेंगे वर्णमाला में पूरा आप लोग ऐसे देखते हैं, लेकिन स्वरों की संख्या तो एक्चुअली 11 ही होती है। कितनी होती है प्यारे? 11 होती है। उनमें से एक 2 नहीं होते हैं। कौन से नहीं होते हैं? 2 नहीं होते हैं। इन्हीं 2 को क्या बोलते हैं? अयुग्वा। अयुग्वा किसे बोलते हैं? आपसे पूछे ना, अयुग्वा स्वर कौन होते हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग के सम्मिलित रूप को अयुग्वा बोलते हैं। जो अ होता है ना, जिसका चिन्ह ऐसे होता है ना, इसको अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, इसको अनुस्वार बोलते हैं। और जिसका चिन्ह ऐसे होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? विसर्ग बोलते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? तो अयुग्वा बोलते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और इसको आप लोग कवर करते रहिएगा। रंग के हिसाब से देखिए, मैं गोला कर रहा हूं। आपका ये आपका अ हो गया, आपका छोटी हो गया, और आपका क्या हो गया? ए आपका छोटा ऊ हो गया, और ऋषि वाला री हो गया। ये हर्ष स्वर हैं। ठीक है। आपका जो मैंने रेड से बनाया है, जो स्लाइड में जो रेड नीचे इधर देख रहे हैं ना, ये रेड बनाया मैंने, ये सभी क्या दोस्तों याद रखेंगे? ये आपके दीर्घ स्वर हैं। क्या है प्यारे? आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके दीर्घ स्वर हैं। इसको आप याद रखेंगे। और हरा वाला क्या है? तो अयुग्वा होता है। अह और अह को अनुस्वार और विसर्ग को अयुग्वा बोलते हैं, सम्मिलित रूप को बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपका एनक वाला ए हो गया और ए हो गया का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? जब इसको आप बिल्कुल ध्यान तरीके से देखेंगे तो आपको मिलेगा जो ए होते हैं, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ए आप बोलिएगा इसका कंठ तालव्य। याद रखेंगे, बिल्कुल आपका कंठ से इसका उत्पत्ति हो रही है, और कंठ और तालव्य है तो आप लोग कंठ तालव्य इसको मारिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। आपका छोटा ऊ बड़ा ऊ, याद रखें ऊ क्या होते हैं दोस्तों? तो ये ओष्ठ व्यंजन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखेंगे। हिंदी वर्णमाला में अयुग्वा कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, आपको बता ही दिया। अनुस्वार और विसर्ग को अयुग्वा बोलते हैं। अनुस्वार होता है, और एक होता है विसर्ग। अनुस्वार का चिन्ह ए होता है और विसर्ग का चिन्ह जो होता है ए होता है। इसी के दोनों के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? तो इसी के सम्मिलित रूप को अयुग्वा बोला जाता है। इसको आप प्यारे ध्यान रखते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो कहाँ लगता है? मैंने तो आपको बता दिया ना, याद रखेंगे। उपसर्ग का मतलब ऊपर या आगे से आप लोग याद रखेंगे। सर्ग का मतलब होता है निर्माण करना, और उप मतलब आगे या ऊपर लगकर। याद रखेंगे, जो शब्द किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल दे उन्हीं को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग कहाँ लगता है? तो मूल शब्द के आगे लगता है। याद रखेंगे, मूल शब्द के आगे लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है। किसी शब्द के बाद में जुड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बाद में। किसी शब्द के मध्य में? नहीं प्यारे। किसी शब्द के आगे जुड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात को याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कुछ आपके सामने उपसर्ग हैं, इनको बताना है कि इनमें कौन सा उपसर्ग होगा। याद रखेंगे अत्यंत में कौन सा उपसर्ग होगा? तो याद रखेंगे मूल शब्द से आगे लगते हैं अति। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग होगा? तो याद रखेंगे अति होगा। चलिए आगे देखते हैं। विज्ञान में क्या होगा? तो वी धन के ज्ञान में टूटता है, वी होगा। आगे देखेंगे चिरायु में क्या होगा? तो आपका चीर धन के आयु होगा, चीर होगा।
आपका विदेश में वी धन के देश होगा तो आपका वी उपसर्ग लगा है। आपका इसमें सुयोग में सु उपसर्ग लगा है। आपका उत्थान में ये याद रखेंगे उत उपसर्ग लगा है। आपका अपकीर्ति में आपका क्या लगा है तो अप उपसर्ग लगा है। क्या लगा है प्यारे, अप उपसर्ग लगा है। आपका यहाँ पे देखेंगे आपका उपकार में क्या लगा है तो उप उपसर्ग लगा है। आपका निर्वाह में क्या लगा है तो निर उपसर्ग लगा है। आपका प्रतिकूल का बात करिएगा तो प्रति उपसर्ग लगा है। आपका अतिचार की बात करेंगे तो दोस्तों याद रखेंगे अति उपसर्ग लगा है। आगे देखेंगे आगमन में याद रखेंगे आ धन के गमन में टूटता है आ उपसर्ग लगा है। याद रखेंगे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे परिधन जन में टूटेगा, इसमें कौन सा लगा है दोस्तों उपसर्ग परि लगा है। यहाँ पे आपका अत्यधिक में अति उपसर्ग लगा है। क्या लगा है अति उपसर्ग लगा है। आपका कुपात्र में कु धन के पात्र में टूटेगा कु उपसर्ग लगा है। आपका सुसंगठित में क्या लगा है तो सु उपसर्ग लगा है। और अभियान में अभि उपसर्ग लगा है। इस तरह आप लोग उपसर्ग को छाटिएगा। उपसर्ग जो लगते हैं किसी शब्द के आगे लगते हैं, आप सबको ध्यान से देखिएगा। जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, मूल शब्द खुद ब खुद अलग हो जाएगा और उपसर्ग उससे खुद ब खुद अलग हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही शब्द चुनिए। आपका एक प्रत्यय इसमें चुनना है। आपका मैंने बता दिया उपसर्ग जो होते हैं आगे लगते हैं और प्रत्यय जो लगते हैं वो पीछे लगते हैं मूल शब्द के। और याद रखेंगे इसमें प्रत्यय ढूंढना है, मतलब पीछे शब्द क्या है मच्छरदानी। मच्छर में दानी शब्द जुड़ा है और दानी ही क्या है दोस्तों प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं संज्ञा की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं मूल रूप से संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। यहाँ पे देखेंगे संज्ञा के प्रकार होते हैं आपके 5। कितने होते हैं दोस्तों 5। अब देखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात पूछे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जब किसी व्यक्ति का नाम लेकर बात पूछे, जैसे तुलसीदास, सूरदास, मोदी, नरेंद्र मोदी की बात करें, राम की बात करें, श्याम की बात करें, वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जहाँ पे विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम लेकर पूछे। जब किसी जगह का नाम ले ले, जैसे कि मान लीजिए कोई जगह है, जैसे कि मान लीजिए यूपी, उत्तर प्रदेश मैं बोल दूँ, मैं किसी देश का नाम बोल दूँ जैसे कि जापान हो गया, अमेरिका हो गया। किसी व्यक्ति का नाम बोल दूँ जैसे उस व्यक्ति का नाम राम हो गया, श्याम हो गया। मैं किसी नदी का नाम पूछ दूं जैसे आपका गंगा हो गया, यमुना हो गया, आपका सरस्वती हो गया। सब में क्या होगा तो सब में आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। मतलब देखिएगा मैं आपको एक बात बता दूं, ये प्रश्न तो हर बार पूछता है, इसको कैसे पहचानेंगे। जब किसी का नाम ले ले, कौन चीज़ का, देखिएगा पदार्थ का नाम ले ले, व्यक्ति का नाम ले ले, वस्तु का नाम ले ले, स्थान का नाम ले ले, वह किस में आएगा तो वह आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है। अब देखिएगा द्रव्यवाचक और जातिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक और समूहवाचक, इसमें मैं थोड़ा डिफरेंस कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको व्यक्तिवाचक का बोल दिया, जब केहू का नाम लेकर बोले ना तो आप तुरंत बोलिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब मैं थर्ड नंबर पर बता रहा हूँ जातिवाचक। जातिवाचक क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए वही आपका नदी ले ले तो नदी क्या है दोस्तों जाति है। ठीक है। जैसे मनुष्य ले ले तो मनुष्य क्या है, मनुष्य भी एक जाति है। ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछ दे, चोर पूछ दे, चोर क्या है, चोर भी एक जाति है। ठीक ना। ऐसे चीज़ों को जब पूछे ना तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे कि आप लोगों का गाय पूछ दे, आपका भैंस पूछ दे, ठीक ना, आपका गांव का नाम गांव पूछ दे, गांव भी तो जात होती है। अगर नाम इसका ले ले तो वह व्यक्तिवाचक में, केवल गांव पूछे तो वह जातिवाचक में। राइट बात। आगे देखिएगा जो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, जैसे घी हो गया, आपका दूध हो गया, आपका जल हो गया, ये सभी क्या होती है द्रव्यवाचक होती हैं। ठीक ना। इन्हें गिना नहीं जाता है, इन्हें नापा या तौला जाता है। याद रखेंगे, इसके पहचानने का आसान तरीका बता दूं, इसे नापा या तौला जाता है, इसे हम गिनते नहीं हैं। आगे देखेंगे समूह, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जहाँ कहीं भी समूह की बात करें, जहाँ पे एक से अधिक लोग रहे, जैसे कि अंगूर का गुच्छा हो गया, जैसे कि जहाँ समूह की बात पूछे जैसे कच्छा हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं तो ये आपके समूह के एग्जाम्पल। इस बात को याद रखेंगे। और याद रखेंगे अगर कहीं पे भावना व्यक्त करे, जैसे कि कहीं पे क्रोध की बात करे, कहीं पे मित्रता की बात करे, कहीं पे सोने की बात करे, कहीं पे मतलब निर्मलता की बात करे, जहाँ पे भावनाएं व्यक्त की जाए वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होती है। चलिए इसके संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं, आप लोग इसको देख लेंगे। चोर भाग गए, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब देखिएगा यहीं पर रेखांकित लगा था, चोर भाग गए, यही है दोस्तों चोर। चोर क्या है अपने आप में, चोर का अगर नाम लिया होता ना तो यह तो आपका व्यक्तिवाचक होता, याद रखेंगे। तो चोर भाग गए तो इसमें क्या होगा, आपका बिल्कुल ध्यान रखने की बात है को, अगर चोर भाग गए तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका भाववाचक संज्ञा भाववाचक करें जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि इसमें नाम नहीं लिया है। नाम लेता तब आपका क्या होता तो व्यक्तिवाचक होगा। ये चोर क्या है, व्यक्तियों का एक ग्रुप
तो है, लेकिन उनकी एक जात ही है। क्या है? तो चोरों की एक जात होती है, उसमें नाम नहीं लिया है। तो चोर भाग गए तो चोर में क्या होगा? आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा और इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इस चीज़ों को आप लोग कवर करते रहिएगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। चोर भाग गए, आप लोग जान ही गए, ये जातिवाचक संज्ञा होगी। आगे देखते हैं, मैंने बताया दूध हो गया, घी हो गया, आपके दूध हो गया, घी हो गया, आपका जल हो गया, आपके जितने भी खाने पीने वाली जो चीज़ें हो गई, सब किसका एग्जाम्पल हैं? तो सब द्रव्यवाचक का एग्जाम्पल हैं। याद रखेंगे, दूध शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। यही बताना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। जो बुढ़ापा है ना, याद रखेंगे, ये इसी में बताना है कि बुढ़ापा क्या है। बुढ़ापा हो गया, मित्रता हो गया, चला नहीं जाता, सोने का मन है, ये सब भावनाएं प्रकट की जाती है। यहाँ पे भावना कोई व्यक्त कर रहा है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। तो रेखांकित शब्द में संज्ञा बतानी है दोस्तों। याद रखेंगे, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा होगी? तो ये भावना व्यक्त की जा रही है, तो भाववाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा नहीं है, यही आपको बताना है। याद रखेंगे, जहाँ पे समूह की बात करें, यहाँ पे परिवार में एक से अधिक लोग होते हैं और समूह में होते हैं, उन्हीं को हम लोग परिवार बोलते हैं। ये समूहवाचक संज्ञा है। आगे देखेंगे, सभा में एक से अधिक लोग होते हैं और किसी सभा को वो लोग सुनते या अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, ये भी समूहवाचक संज्ञा होगी। आपका पुंज, याद रखेंगे, किरण पुंज, आप लोग देखते हैं ना, प्रकाश किरण पुंज, ये भी समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। लेकिन क्रोध आपका समूहवाचक नहीं है। क्रोध क्या है दोस्तों? याद रखेंगे, यही सही होगा। कौन नहीं है पूछा है, तो क्रोध आपका भाववाचक संज्ञा होती है। क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे, भाववाचक संज्ञा होती है। इस चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग कवर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 15 नंबर की बात करिएगा। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लिंग का मतलब होता है पहचान करना, कि चिन्ह होता है, कि निशान होता है, कि सभी होता है। मैं बता दूं, ये प्रश्न आपका कई जगह बना है, तो मैंने इस प्रश्न को आपके सामने रखा कि लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है पहचान करना भी, चिन्ह उसका निशान भी होता है। याद रखें, इनका निशान भी इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका चिन्ह भी शाब्दिक अर्थ होता है, पहचान भी इसका शाब्दिक अर्थ होता है। याद रखेंगे, मुख्य रूप से हिंदी में लिंग कितने होते हैं? तो स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग आप लोग याद ही रखेंगे, इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, पुल्लिंग वाचक शब्द को छाटिए। पुल्लिंग वाचक शब्द कौन है इसमें? कैमरा है, क्या आपका पायल है, क्या आपका प्लेट है, क्या आपकी तलवार है, यही आपको बताना है। याद रखेंगे, कुछ शब्द होते हैं, एक शब्द होता है जिसका नाम होता है दोस्तों अच्छा, और एक शब्द होता है अच्छी। याद रखेंगे, अच्छा होता है, एक होती है अच्छी, और एक शब्द होता है दोस्तों मेरा, और एक शब्द होता है मेरी। ठीक ना? मैं आपको ये चीज़ें बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। जो रूल होता है, रूल के हिसाब से मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। लेकिन मैं कहूँगा सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों? आप स्वयं चीज़ों को देखिएगा और अपने भाषा में, अपने दिनचर्या की बातों में इसको कवर करने का प्रयास करिएगा, और आपको चीज़ें मिल जाएगी। जैसे देखिएगा, यह तलवार मेरा है कि तलवार मेरी है, ऐसा आप लोग सुनते हैं। तलवार मेरा है कि मेरी है, तलवार अच्छा है कि तलवार अच्छी है। याद रखेंगे, तलवार के साथ अच्छी ही शब्द जुड़ेगा। क्या शब्द जुड़ सकता है? अच्छा लगेगा, अच्छी ही शब्द जुड़ेगा, और तलवार के साथ मेरी भी शब्द जुड़ सकता है। आप लोग इसको वाक्य प्रयोग कर देखिए ना, तलवार मेरी है या तलवार अच्छी है। तो अगर मेरी भी आए या अच्छी भी आए, तो ये दोनों, अच्छी आए या मेरी आए, तो यह स्त्रीलिंग को डिनोट करेंगे। किसको दोस्तों? स्त्रीलिंग को। तलवार क्या होगा? तलवार आपका स्त्रीलिंग होगा। चलिए आगे सी नंबर पर चलते हैं। सी नंबर वाला ऑप्शन आप लोग कवर करेगा, प्लेट। प्लेट मेरा है नहीं, प्लेट मेरी है। या प्लेट अच्छी है, प्लेट अच्छा है नहीं, प्लेट अच्छी है। प्लेट के साथ क्या आता है? अच्छी आएगा। जब अच्छी आएगा तो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। राइट बात। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम बी के साथ चलते हैं। बी क्या कर रहा है? पायल। पायल मेरा है, पायल मेरा है नहीं, पायल मेरी है। याद रखेंगे, पायल मेरी है, पायल अच्छा है नहीं, पायल अच्छी है। इसके साथ आता है कि मतलब यह पायल मेरी है या यह पायल अच्छी है, तो ये क्या होगा? याद रखेंगे, ये भी आपका स्त्रीलिंग ही होगा, ये भी आपका स्त्रीलिंग होगा, ये भी आपका प्लेट भी स्त्रीलिंग होगा, आपकी तलवार भी क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। आगे देखेंगे, कैमरा की बात कर दिया। कैमरा अच्छा है, कैमरा मेरा है। याद रखेंगे, कैमरा मेरी है नहीं आता है, कैमरा अच्छी है
नहीं आता है, कैमरा मेरा है या कैमरा अच्छा है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह आप लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की जांच करते हो। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, यही बताना है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द नहीं है। प्रश्न को आप बार बार पढ़ के इसको समझिएगा। पुल्लिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग शब्द नहीं है मतलब कौन स्त्रीलिंग है ना, वही चीजें क्या होगी, सही होगा। अब हम इसको देखना है कि स्त्रीलिंग क्या होगा, इसी को आपको देखना है कि स्त्रीलिंग क्या होगा। अब देखेंगे रत्न, मेरा रत्न, आप लोग देखते हैं ना कि मेरे दो रत्न या मेरा रत्न, तो ये क्या होगा, ये आपका पुल्लिंग होगा। आगे देखेंगे मोती मेरा है या मोती मेरी है, मोती अच्छी है, मोती अच्छा है, याद रखेंगे ये भी क्या होगा, ये भी आपका पुल्लिंग ही होगा। याद रखेंगे मेरा बचपन, या याद रखेंगे मेरा बचपन, मेरी बचपन नहीं आता है, मेरा बचपन आता है, मतलब ये भी क्या होगा दोस्तों, आपका पुल्लिंग ही होगा। बचपन अच्छा था, बचपन अच्छी थी नहीं, कहीं ना आप लोग देखे होंगे बचपन क्या था दोस्तों, मेरा बचपन अच्छा था या मेरी बचपन, आप लोग कहीं अइबे नहीं करेगा, मेरी शब्द आता ही नहीं है। मेरा बचपन अच्छा था, मेरा भी आ गया और अच्छा भी आ गया, शायद का संयोग देखिए। अब देखिए, अब नकल की बात करेंगे। नकल, नकल के साथ क्या आता है, याद रखेंगे मेरा नकल किया नहीं, मेरी नकल किया। नकल नहीं करनी चाहिए, या नकल मेरी है या मेरी नकल वो कर रहा है, याद रखेंगे। इस चीज़ों को याद रखेंगे तो नकल जो होता है, नकल करना अच्छी है। आप लोग को याद रखेंगे जो नकल शब्द ये है ना, वह क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है। क्या है दोस्तों, याद रखेंगे स्त्रीलिंग है, नकल नहीं करनी चाहिए। आप लोग इसे आप लोग पढ़ा लिखा हुआ पढ़े होंगे, जो स्त्रीलिंग के भाव में इसका अर्थ निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नकल नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब ले चलते हैं आपको 18 नंबर की दुनिया में। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द कौन है, यही छांटना है दोस्तों। बैंक, मेरा बैंक, आप लोग देखते हैं ना बैंक खुला है, बैंक खुली है नहीं, बैंक मेरा है या बैंक अच्छा है, तो ये क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि बैंक क्या है, तो बैंक आपका पुल्लिंग है, याद रखिएगा। स्कूल मेरा है या स्कूल अच्छा है, याद रखेंगे, ये भी क्या होगा, आपका पुल्लिंग होगा। आप लोग कैसे पहचानिएगा, हाल मेरा है या हाल अच्छा है, याद रखेंगे, ये भी क्या होगा, पुल्लिंग होगा। याद रखेंगे डिग्री जो होता है ना, डिग्री शब्द है ना, डिग्री आपका स्त्रीलिंग होता है। क्यों होता है, अभी आपको बता दे, मेरी डिग्री इतना की है, मैंने ये कर रखा है, मेरी डिग्री ग्रेजुएशन की है, मेरी डिग्री आपकी बीटीसी की है, मेरी डिग्री डीएलएड की है, मेरी डिग्री बीएड की है, मेरी डिग्री एलएलबी की है, ऐसा शब्द आप लोग देखते हैं तो मेरी डिग्री आता है शब्द। और याद रखेंगे मेरा डिग्री नहीं आता है, मेरी डिग्री आता है, शुद्ध शब्द मेरी डिग्री है। याद रखेंगे डिग्री आपका स्त्रीलिंग के साथ जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपको बता दें, याद रखेंगे आपका पर्वतों के नाम हो गया, आपका पेड़ों के नाम हो गया, आपका अनाजों के नाम हो गया। आपका पर्वतों के नाम, पेड़ों के नाम और अनाजों के नाम होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, तो ये आपके पुल्लिंग पुल्लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे हिमालय दे दे, हिमालय पर्वत है, याद रखेंगे ये आपका क्या होगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। आगे देखिएगा, आपकी कोई भाषा बोल दे, आपकी बोली बोल दे, आपकी लिपियाँ बोल दे, आपके तिथियों के नाम बोल दे, आपके नदियों के नाम बोल दे, ये सब क्या होते हैं, तो ये आपकी स्त्रीलिंग होती हैं। क्या होती है दोस्तों, स्त्रीलिंग होती है। जैसे आपसे कह दे गंगा, तो गंगा नदी बहती है, याद रखेंगे गंगा मेरी माता है या गंगा नदी बहती है, गंगा खुद ब खुद स्त्रीलिंग में आएगा, इस बात को याद रखेंगे। आपको मैंने और भी चीज़ें बता ही दिया ऊपर, यहाँ पे देखिएगा कि आपका अच्छा या आपका मेरा, ये जो आएगा तो ये आपका पुल्लिंग होगा, और अच्छा, अच्छी या मेरी आएगा तो आपका स्त्रीलिंग होगा। अब पहचानने का तरीका भी आपको मैंने बता ही दिया। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और मेरा सपोर्ट करने के लिए आप लोग अपने दोस्तों को जरूर वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल नीचे तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, बिल्कुल आपको चीज़ें समझ में आएगी, माइंड में सेट हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम कारक की बात पूछेंगे। कारक, हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, याद रखेंगे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, और इसके बाद आपका संबोधन कारक। और इनकी पहचान किसके करते हैं, तो इनकी पहचान इनके चिन्हों से करते हैं। कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने होता है। कर्म का चिन्ह क्या होता है, तो को होता है। आपका करण का चिन्ह क्या होता है, से या द्वारा होता है। और आपका संप्रदान का चिन्ह क्या होता है, को या के लिए होता है। दोस्तों याद रखेंगे, अपदान का चिन्ह क्या होता है, से होता है, अलग होने के भाव में होता है। और संबंध का चिन्ह क्या होता है, तो का के की और ना ने नी और रा रे री, किसका चिन्ह होता है, तो संबंध कारक
कारक का चिन्ह होता है। अधिकरण का चिन्ह होता है में या पर, जहाँ पे आए वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे, अरे, अजी, और इसका जो चिन्ह होता है ना, संबोधन का जो चिन्ह होता है वह ऐसा होता है दोस्तों, ये इसमें लगा होता है। राइट बात समझिएगा। अब चलिए हम प्रश्न को बताते हैं। वह घर से बाहर गया। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, आप इस ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता होगी? प्रैक्टिस की। से लगा है और याद रखेंगे वह घर से कहाँ गया दोस्तों? बाहर गया, मतलब घर को छोड़ रहा है। और जहाँ घर से अलग होने की बात, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? अलग होने की बात आ जाए, जहाँ पे अलग होने की बात आ जाए वहाँ पे क्या होता है? से आए और अलग होने के भाव में आए। किस में आए दोस्तों? से आए और अलग होने के भाव में आए। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे आपका अपादान कारक होता है। क्या होता है दोस्तों? वहाँ पे आपका अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, खटिया पर मैडम जी बैठी हैं। यहाँ पे देखेंगे एक शब्द आपके सामने लिखा है ना कि खटिया पर मैडम जी बैठी हैं। याद रखेंगे यहाँ पे देखिएगा एक चिन्ह आया है, कारक का चिन्ह है क्या दोस्तों? पर। और आपको पता है कि एक चिन्ह होता है में हो या पर हो, वहाँ पे कौन सा कारक होता है? वहाँ पे आपका अधिकरण कारक होता है। कैसे? आप लोग देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये 7 नंबर का जो आपका कारक होता है अधिकरण कारक, इसका चिन्ह होता है में या पर। याद रखेंगे खटिया पर बैठी हैं कौन दोस्तों? मैडम जी। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? तो अधिकरण कारक हो जाएगा। तो यहाँ पे खटिया पर मैडम जी बैठी हैं, अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, समास की बात करेंगे तो मूल रूप से समास या मुख्य रूप से समास जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? आपको पता होना चाहिए। इन समासों की संख्या होती है 6। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के समास होते हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ों को बताते हुए चल रहा हूँ। अव्ययी भाव समास जो होता है, इसमें पहला पद अव्यय होता है और पहला पद ही प्रधान भी होता है। और इसमें जो लगते हैं उपसर्ग, इसमें क्या इसकी पहचान होती है? इसमें उपसर्ग लगा होता है। चलिए तत्पुरुष की बात करें, इसमें विभक्ति का लोप होता है। और याद रखेंगे तत्पुरुष समास में विभक्ति होते हैं, जैसे कारक चिन्हों का लोप होता है, इसमें कारक चिन्ह मिल जाते हैं, इनको तत्पुरुष समास बोलते हैं। कर्मधारय समास विशेषण और विशेष में बढ़ते हैं और इसमें कर्म की प्रधानता पाई जाती है। किसमें दोस्तों? इसमें विशेषण और विशेष में विशेषता पाई जाती है। क्या दोस्तों? विशेषता का इसमें दिखाया जाता है विशेषता। जैसे नील कमल, तो जैसे कमल क्या है दोस्तों? नीला है, तो नीले कमल की विशेषता, कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल क्या है दोस्तों? नीला है। द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची होता है। जहाँ कहीं भी संख्यावाची हो उसमें क्या होता है? द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास, बीच में योजक चिन्ह होगा, दोनों पद प्रधान होंगे। क्या होगा दोस्तों? दोनों पद प्रधान होंगे, वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, तीसरे पद की प्रधानता पाई जाती है। चलिए आपको बता रहे हैं, जैसे तिराहा, 3 राह का संबंध यहाँ पे होता है। तो तिराहा, तिराहा में क्या है दोस्तों? 3 शब्द है और इसमें संख्यावाची है, तो तिराहा में आपका क्या होगा? तिराहा में आपका द्विगु समास होगा। द्विगु समास होगा। पंचवटी, पांचवटी, पंच का मतलब 5 से, वटी का मतलब वृक्ष से। याद रखेंगे 5 वृक्षों का समूह के बात बोला है, इसी को बोलते हैं पंचवटी। और संख्यावाची आ गया, 5 का मतलब संख्यावाची, तो इसमें भी क्या होगा दोस्तों? तो याद रखें इसमें भी द्विगु समास होगा। प्रतिदिन, प्रतिधन दिन में टूटेगा, और आप लोग बार बार पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि इसमें उपसर्ग लगा है। दिन के आगे क्या लगा है? प्रति शब्द लगा है, और प्रति क्या है? आपका उपसर्ग है। और किस में उपसर्ग लगता है? तो अव्ययी भाव समास में लगता है। किस में लगता है प्यारे? अव्ययी भाव समास में लगता है। अब देखिएगा आगे देखेंगे माता पिता। यहाँ पे माता भी क्या होगा दोस्तों? माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, रात दिन हो गया, राजा रानी हो गया, ये सब में आजकल हो गया, सब में बीच में योजक चिन्ह लगा है और दोनों पद प्रधान है, तो इसमें आपका क्या होगा? तो इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे देखेंगे जलमग्न, जल से मग्न, बीच में क्या है दोस्तों? से आया, और से क्या है? तो कारक चिन्ह है, और कारक चिन्ह है तो इसमें क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। आगे देखेंगे अनुरूप की बात करेगा दोस्तों। अनुरूप में क्या होता है? अनु धन रूप में टूटेगा, और अनु क्या है? तो अनु आपका उपसर्ग है, और उपसर्ग जहाँ पे आते हैं उनको हम लोग अव्ययी भाव समास बोलते हैं। आगे देखेंगे गंगा जमुना। गंगा जमुना के बात बोले दोस्तों, इसमें दोनों पद प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह है, तो यह क्या है दोस्तों? याद रखेंगे ये भी आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। गंगा जल, गंगा का जल, याद रखेंगे इसको तोड़िएगा तो किस में टूटेगा? इसको कहेंगे गंगा का जल, और बीच में का आया मतलब विभक्ति का लोप था, और आपको पता है विभक्ति या कारक संबंधित बात आए तो किसका उदाहरण होगा? तो तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल होगा। इस तरह आप लोग समास को भी पहचानने का प्रयास करिएगा।
आगे देखते हैं त्रिवेणी में कौन सा समास होगा। त्रिवेणी में 3 शब्द है और 3 जहाँ पे आए वो संख्यावाची है, संख्यावाची होता द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उपकुल शब्द में कौन सा समास है। उपकुल, उपकुल में आपको पता है कुल के आगे शब्द लगा है उप, और उप क्या है दोस्तों, उपसर्ग है, और उपसर्ग है तो उपकुल क्या होगा आपका अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में आपका उपसर्ग लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं पीताम्बर शब्द में कौन सा समास होगा। आपको पता है पीला है जिसका अंबर, अर्थात जो पीले वस्त्र को धारण करे, अर्थात किसकी बात करता है दोस्तों, याद रखेंगे श्री कृष्ण की बात करता है। और आपको पता होना चाहिए पीताम्बर शब्द में कौन सा बहुब्रीहि समास होगा, जिसका कोई भी पद प्रधान न हो, तीसरे पद की तरफ प्रधानता जाए। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विष्णु भी बोलते हैं कहीं कहीं पे इसको, इस चीज़ को याद रखेंगे। पीला है जिसका अंबर अर्थात विष्णु, पीला है जिसका अंबर अर्थात भगवान कृष्ण, दोनों को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं शोकाकुल, याद रखेंगे शोक से आकुल मतलब जहाँ पे मरण पीटन जैसी घटनाएं होती है, जहाँ पे शोक हो, जहाँ पे विलाप हो, जहाँ पे कोई व्यक्ति मरा हो या गुजरा हो, वहाँ पे शोक की भावना प्रकट की जाती है। तो शोकाकुल को जब आप तोड़ेंगे शोक से आकुल, शोक से व्याकुल, याद रखेंगे। और यहाँ पे से शब्द आया और से क्या है तो तत्पुरुष समास का एक विभक्ति का लोप वाला ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे व्योम का प्रयोज्य शब्द नहीं है, आपको यही बताना है दोस्तों, व्योम का प्रयोज्य शब्द कौन सा नहीं है। अगर आपसे ऐसा पूछे तो आप तुरंत बताइएगा। अंतरिक्ष भी होता है, आपका शून्य भी होता है, आपका अंबर भी होता है, आपका नभ भी होता है, आपका आकाश भी होता है, लेकिन कौन नहीं होता है तो पीयूष नहीं होता। पीयूष किसका है तो ये आपका अमृत का है, अमृत का सुधा पीयूष ये सब चीज होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल से हो जाएगा। व्योम का प्रयोज्य शब्द कौन नहीं है तो पीयूष नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्य आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अमृत, अमृत का जो प्रयोज्य शब्द होता है वो आपका सुधा, अमी, सोम, पीयूष, अमी, सुरभोग, मधु, जीवन, जीवनोदक, ये सब अमृत के प्रयोज्य शब्द होते हैं। अश्व का याद रखेंगे, जितने भी है बहुत महत्वपूर्ण है। अश्व का मतलब घोड़ा होता है, घोड़ा का प्रयोज्य शब्द हाय भी होता है, बाजी, तुरंग, घोटक, घोड़ा, ये सब होते हैं। आँख की बात पूछे दोस्तों तो आँख का प्रयोज्य शब्द आपका लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, ये सब आँख का प्रयोज्य शब्द होता है। आगे देखेंगे गृह की बात करें, गृह का मतलब होता है घर दोस्तों। घर आपका सदन, आपका भवन, आपका मंदिर, आपका धाम, आपका निकेतन, सब होते हैं घर के प्रयोज्य शब्द होते हैं। आपका व्योम जो होता है दोस्तों, व्योम का प्रयोज्य शब्द होता है अंतरिक्ष, अंबर, नभ, अनंत, ये सब व्योम के प्रयोज्य शब्द होते हैं। आपकी आग की बात करें दोस्तों, आग की बात करें, आपका अग्नि हो गया, अनल हो गया, कृषाणु हो गया, दहन हो गया, धूमकेतु हो गया, ये सब आपकी आग के प्रयोज्य शब्द हैं। सूर्य का भी आप लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। सूर्य का प्रयोज्य शब्द दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, इसके किसके होते हैं, सूर्य के होते हैं। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आप तरीकों को याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, जो कई कई बार आपसे पूछे भी गए हैं, इसलिए मैं इसको समेट कर रखा हूँ। आगे देखते हैं बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ क्या होता है। तो बाज क्या जाने, बाज जो होता है ना दोस्तों, उसका जो होता है ना गर्भ अवस्था नहीं, वो उसका गर्भ संबंधित चीज़ें नहीं होती है, वो बच्चे को जन्म नहीं देता है। और प्रसव, प्रसव का मतलब होता है वह महिला जो बच्चे को जन्म दे, उसी को बोलते हैं प्रसव। और प्रसव जिसको होता है वही उसका दुख या दर्द जानता है। तो बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा, जिसके जो प्रसव के लिए उपयुक्त है ही नहीं, उस जिसको प्रसव का दुख पता ही नहीं है, तो वह क्या जाने, तो वही कहा है दोस्तों, जिस पर बीतती है वही जानता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा मतलब जिस पर बीतेगा वही जानेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मुहावरा आपको बता रहे हैं दोस्तों, याद रखेंगे। मुहावरा है आपका, यहाँ पे देखेंगे मुहावरा क्या है। यहाँ पे कान लगाना का मतलब होता है ध्यान लगाना। अगर आपसे कोई पूछे कान लगाने मुहावरे का अर्थ क्या होता है तो ध्यान लगाना होता है। कान खड़े होने का मतलब चौकन्ना होना। कान खड़े होने का मतलब क्या होता है दोस्तों मुहावरा का, तो चौकन्ना होना। आँख खुलना, आँख खुलना का मतलब होता है सजग होना। गुड़ गोबर कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, ये बात को याद रखेंगे। हथियार डाल देना मतलब हार मानना होता है, या घुटने टेक देना का भी जो होता है मतलब वो होता है हार मान लेना। आगे देखते हैं आसमान फट जाना। अगर आपसे पूछे कि आसमान फट जाने का मतलब क्या होता है दोस्तों मुहावरे में, तो अचानक आफत आ जाना, याद रखते हैं। तो याद रखते हैं अचानक आफत आ जाना, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आसमान फट जाना, याद रखते हैं। नहीं, आप लोग एक मुहावरा देखते हैं कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मतलब अचानक आफत आ जाना, याद रखते हैं। इसी को जैसे कि आप बाल ज्यों ही अपने सर से उतरवाएंगे, जिसको आप लोग बोलते हैं सर से बाल मुड़वाना, तो जितने जैसे नहीं बोलते हैं कि सर मुड़वाते ही आपका ओला पड़ने लगा या ठंडी आ गई, इसी को बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे, आसमान फट जाना मतलब अचानक आफत आ जाना।
आगे देखते हैं कि इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आशीर्वाद को बताना है। आशीर्वाद कैसे लिखते हैं आपको बताएंगे दोस्तों। आशीर्वाद ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आशीर्वाद को ऐसे लिखते हैं, इस चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी में आपको बता दूं, बहुत बार पूछता है उज्ज्वल की बात पूछे, उज्ज्वल कैसे लिखते हैं, तो उज्ज्वल आपका प्यारे ऐसे लिखा जाता है, ये उज्ज्वल का शुद्ध रूप है। आपका कवित्री बहुत ज़्यादा पूछता है दोस्तों, याद रखें इसको लिखते हैं कवयित्री। क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत लोग इसको भूल भी जाते हैं। इसका जो सही रूप होता है वह इस तरह का होता है। अत्यधिक जो होता है ना दोस्तों, यह क्या होता है, यह अत्यधिक होता है। क्या होता है दोस्तों, यह अत्यधिक होता है, अत्यधिक नहीं होता है। आगे देखेंगे अध्ययन जो होता है ना, इसका सही रूप जो होता है अध्ययन होता है। दो यह होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है, आपको पता होना चाहिए। वीरों का कैसा हो बसंत, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये वीर रस की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों, याद रखेंगे, वीर रस में रचना की गई है सुभद्रा कुमारी चौहान की। आगे आपको बता दें धर्मवीर भारती की पूछे तो धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा, याद रखेंगे, बहुत बार पूछता है। सूरज का सातवां घोड़ा किसका है दोस्तों, याद रखेंगे, तो सूरज का सातवां घोड़ा हो गया, और आपका ठेले पर हिमालय हो गया, और गुनाहों का देवता बहुत महत्वपूर्ण है। सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, और इसके बाद गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है। मैथिली स्वर्ण गुप्त की, याद रखेंगे, मैथिली स्वर्ण गुप्त की बात पूछे तो आपका साकेत हो गया, भारत भारती हो गया, आपका यशोधरा हो गया, आपका पंचवटी हो गया, ये मैथिली स्वर्ण गुप्त की है। और याद रखेंगे इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा महात्मा गांधी ने भारत भारती रचना पर दिया था। किस पर दोस्तों, भारत भारती रचना पर दिया था। किनको दोस्तों, मैथिली स्वर्ण गुप्त को। इनको बोलते हैं राष्ट्र कवि के नाम से इनको जानते हैं। माधवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानते हैं, और इनकी जो रचना है यामा हो गया, आपका इनका निहार हो गया, आपका रश्मि हो गया, आपका निर्जा हो गया, महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण रचना है। यामा पर उन्हें पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ये बातों को याद रखेगा, इसको आप लोग ध्यान रखेगा। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, और ऐसी ही वीडियो चाहते हैं आप लोग तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, दीजिए मुझे विदा।